अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। तो अब हम हर एक जो क्लास है उसको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहली क्लास जो है दैट इज़ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स की एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज़ आइसोमेरिज्म। सो वो कंपाउंड्स जिनका केमिकल फार्मूला सेम होता है उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। और अगर हमने किसी भी मोनोसेक्राइड का देखना हो कि उसके अंदर कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं, कितने आइसोमर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं, उसके लिए हम वेंट हॉफ्स लॉ लगाते हैं दैट इज़ 2 raised to the power n, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 raised to the power n। और n किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। सो पहला क्या है हमारे पास? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी कि आइसोमेरिज्म जो होता है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो पहली जो है दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला सेम हो बट कन्फिग्रेशन डिफरेंट हो। कन्फिग्रेशन डिफरेंट होने का क्या मतलब है कि उनके अंदर नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो डिफरेंट हो। सेकंड क्या है? इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? बेसिकली मिरर इमेजेस होते हैं। लेकिन मिरर इमेजेस में हम बेसिकली किस चीज़ को देख रहे होते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स को। अब एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। वो कार्बन एटम जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हों। अगर हम ग्लूकोज की एग्जांपल लें तो ग्लूकोज जो है इसका कार्बन नंबर 1 अगर हम देखें तो इसका ये एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच है। ये तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है। ना ही लास्ट कार्बन एटम एसिमेट्रिक है क्योंकि इसके साथ 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है और 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। लेकिन अगर हम मिड वाले कार्बन एटम्स को देखें तो ये 4 जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जो है वो अटैच है। तो ये नंबर 2, नंबर 3, 4 एंड 5 ये वाले 4 कार्बन एटम जो है ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। तो जब हम इनेंशियोमर्स को देखते हैं तो हम इन कार्बन एटम्स के अराउंड कन्फिग्रेशन देख रहे होते हैं। अब अगर हम कार्बन नंबर 2 के राउंड देखें तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन राइट साइड है, यहाँ पे लेफ्ट है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट पे है, यहाँ पे राइट पे है। यहाँ पे जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट पे है, यहाँ पे लेफ्ट पे है। और यहाँ पे फिर राइट पे है, फिर यहाँ पे लेफ्ट पे है। लेकिन जो हम नाम दे रहे हैं डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का, वो हम किस बेसिस पे दे रहे हैं? इनेंशियोमर्स को हमेशा हम डी और एल फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब डी नेम कब देंगे, डी ग्लूकोज इसे कब कहेंगे और एल ग्लूकोज कब कहेंगे, उसके लिए हम देखते हैं पेन अल्टीमेट कार्बन एटम। अब पेन अल्टीमेट कार्बन एटम कौन सा है? वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम जो डायरेक्टली अटैच होता है विद कार्बोनाइल कार्बन। तो ये वाला कार्बन एटम हमारा, और इस केस में ये वाला कार्बन एटम जो है जो कि डायरेक्टली अटैच है विद कार्बोनाइल कार्बन, ये हमारे पास क्या है? दोनों पेन अल्टीमेट कार्बन एटम। तो हम इनेंशियोमर्स के लिए इस पेन अल्टीमेट कार्बन एटम को देखते हैं। अगर इस पेन अल्टीमेट कार्बन एटम के अराउंड कन्फिग्रेशन जो है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट साइड पे है तो हम उसे कहेंगे डी ग्लूकोज। और अगर पेन अल्टीमेट कार्बन एटम के का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे है तो हम उसे क्या कहेंगे? एल ग्लूकोज। अब एसिमेट्रिक कार्बन एटम का नंबर जो होता है वो मोनोसेक्राइड में वेरी करता है। जो सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है दैट इज़ ट्रायोस, यानी कि जो ग्लिसरल्डिहाइड है उसके अंदर सिर्फ एक जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, क्योंकि उसका जो कार्बन नंबर 1 है वो हमारे पास क्या है? एल्डिहाइडिक उसके साथ ग्रुप अटैच है, तो वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं हो सकता। और जो लास्ट है वो यही CH2OH है। तो जो मिड वाला कार्बन एटम है वो हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। तो उसका एक ही जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है और हम उसी के अराउंड कन्फिग्रेशन देखते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अरेंजमेंट देखते हैं। तो इसीलिए ग्लिसरल्डिहाइड जो है उसको हम रेफरेंस शुगर के तौर पे लेते हैं, क्यों? और उसके अकॉर्डिंगली क्योंकि अगर ग्लिसरल्डिहाइड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है तो उसको हम क्या लेते हैं? एज अ डी ग्लिसरल्डिहाइड कहेंगे। और अगर लेफ्ट पे होगा तो हम उसे एल ग्लिसरल्डिहाइड कहेंगे। तो उस वो जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है उसको हम कंपेयर करते हैं विद पेन अल्टीमेट कार्बन एटम और उसको हम एज अ रेफरेंस रखते हैं। तो फिर हम इनको नाम करते हैं एज अ डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। यानी अगर पेन अल्टीमेट कार्बन एटम की कन्फिग्रेशन सेम हो विद द एसिमेट्रिक कार्बन एटम ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड, तो अगर डी के साथ मिलती जुलती होगी तो उस शुगर को हम या उस मोनोसेक्राइड को हम डी ग्लूकोज या डी जो भी होगी, फ्रुक्टोस होगा या जो भी फॉर्म होगी वो हम नाम देंगे। और अगर
एल फॉर्म से मिलता जुलता है। एल ग्लिसरल्डिहाइड से ये पेनल्टीमेट कार्बन आइटम मिलता है, यानी कि एसिमेट्रिक कार्बन आइटम ऑफ एल ग्लिसरल्डिहाइड से मिलता है, तो हम इसको एल के नाम से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं? वो मोनोसेक्राइड जिनके अंदर कन्फिग्रेशन अराउंड एनोमेरिक कार्बन डिफरेंट हो। एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है? दैट इज कार्बोनाइल कार्बन। तो अगर कार्बोनाइल कार्बन के अराउंड कन्फिग्रेशन डिफरेंट होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? एनोमर्स। लेकिन कार्बोनाइल कार्बन के अराउंड अगर हमने कन्फिग्रेशन देखनी है तो हमारे पास मोनोसेक्राइड जो है उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर मोनोसेक्राइड्स का बनाते हैं, जब मोनोसेक्राइड्स को हम वाटर में डिज़ोल्व करवाते हैं तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम अगर ग्लूकोज की डी ग्लूकोज को वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वो ये एक पायरानोज रिंग बनाएगा, यानी कि 6 साइडेड रिंग है जिसके अंदर जो है वो 5 कार्बन आइटम है, 1 ऑक्सीजन और 1 कार्बन आइटम जो है वो बाहर होगा, आउटसाइड द रिंग होगा। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं, ये फॉर एग्जांपल, और रिंग स्ट्रक्चर बेसिकली बनता कैसे है? ये जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, यानी कि कार्बन नंबर 1 वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है विद कार्बन नंबर 5। ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है इन दोनों के दरमियान में, और 6 कार्बन आइटम जो होता है वो रिंग से बाहर होता है। तो पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, अब फिर हम कार्बन नंबर 1 के अराउंड जो है वो कन्फिग्रेशन देखेंगे। अब ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 5 है, और इन दोनों के दरमियान में ये ओ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन गया है। अब हम ये देखेंगे कार्बोनाइल कार्बन जो है इसके अराउंड OH ग्रुप की पोजीशनिंग देखते हैं। अब अगर OH ग्रुप जो है वो डाउनवर्ड है, नीचे है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्फ़ा डी ग्लूकोज, क्योंकि एनोमर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा फॉर्म और बीटा फॉर्म से। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने डी ग्लूकोज लिया है, डी ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर देखा है, तो हम इसमें लिखेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। और अगर हम यहाँ पे देखें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर ऊपर होगा तो हम उसको कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज। और इनके लिए जो टर्म यूज़ होती है दैट इज़ डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म। एनोमर्स को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? डायस्टीरियो आइसोमेर्स। ठीक है, तो ये इनकी अल्फ़ा और बीटा। इसी तरह अगर हम एल ग्लूकोज लेंगे तो एल ग्लूकोज की फर्दर टाइप हो सकती है अल्फ़ा एल ग्लूकोज एंड बीटा एल ग्लूकोज होगा। ठीक है, उनके एनोमर्स ही होंगे, यानी कि इसकी फर्दर जो डी ग्लूकोज है इसके 2 एनोमर्स हैं, एल ग्लूकोज के भी आगे 2 एनोमर्स होंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एपिमर्स। एपिमर्स क्या होते हैं? जो जिनकी कन्फिग्रेशन 1 स्पेसिफिक कार्बन आइटम। अब वो स्पेसिफिक कार्बन आइटम जो है दैट इज़ अदर देन एनोमेरिक कार्बन आइटम। एनोमेरिक कार्बन आइटम के अलावा अगर किसी कार्बन आइटम के अराउंड कन्फिग्रेशन डिफरेंट है तो अराउंड 1 स्पेसिफिक। लेकिन उसमें अब अगर हम इसकी बात करें एनेंशियोमर्स की, तो एनेंशियोमर्स में हमारे पास जितने एसिमेट्रिक कार्बन आइटम थे सब के अराउंड कन्फिग्रेशन डिफरेंट थी, लेकिन हम जो नेमिंग कर रहे थे वो हम ऑन द बेसिस ऑफ पेन अल्टीमेट कार्बन आइटम कर रहे थे। तो एपिमर्स में हमने क्या देखना है? हमने ना ही पेन अल्टीमेट कार्बन आइटम लेना है, ना ही हम लोगों ने एल्डिहाइडिक जो एनोमेरिक कार्बन आइटम है या जो एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप का जो कार्बन आइटम है ना हमने उसको लेना होता है। हमने कौन से कार्बन आइटम को लेना होता है? अदर देन दीज 2 कार्बन आइटम। हम लोगों ने कोई और कार्बन आइटम देखना होता है जिसके अराउंड कन्फिग्रेशन डिफरेंट हो। अब हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज को देखें तो ये दोनों जो है C4 एपिमर्स हैं। C4 का क्या, एपिमर्स का क्या मतलब है कि ये इनकी जो कन्फिग्रेशन है C4, यानी कार्बन नंबर 4 पे दोनों की कन्फिग्रेशन डिफरेंट है, बाकी पूरा कार्बन नंबर 1 2 3 5 और 6 पे इनकी कन्फिग्रेशन सेम है। इनको हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज एपिमर्स। फॉर एग्जाम्पल डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज जो है दे आर C4 एपिमर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप के आइसोमेरिज्म आ जाती है दैट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है कि कुछ मोनोसेक्राइड्स होते हैं जो प्लान पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ़्ट पे रोटेट करते हैं या राइट पे। जो लेफ़्ट पे रोटेट करेंगे उनको हम क्या कहेंगे? लीवर रोटेटरी, और जो राइट पे रोटेट करेंगे उनको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब सबसे पहले हमें ये देखना पोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है। अब हमें पता है कि लाइट जो है एक सोर्स से मल्टी डायरेक्शंस में ट्रैवल करती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लाइट को
सिंगल प्लान के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सिंगल प्लान के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम जो है वो कोई भी पोलराइज़र यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो यूज़ होता है दैट इज़ निकल प्रिज्म। तो निकल प्रिज्म को हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले लाइट सोर्स होता है, उसके आगे लेंस रखते हैं, उसके आगे निकल प्रिज्म रखते हैं। तो निकल प्रिज्म क्या करता है, उस लाइट को एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रैवल करवाता है। जब वो सिंगल डायरेक्शन में ट्रैवल करती है तो हम आगे रखते हैं अपना कोई भी केमिकल या मोनोसेक्राइड्स रखते हैं, जिसकी हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करनी होती है। वो हम एक ट्यूब के अंदर रखते हैं और फिर आगे हम एनालाइज़र रखते हैं। एनालाइज़र पे बेसिकली हम एनालाइज करते हैं कि ये जो मोनोसेक्राइड हमने रखा था इसने इस प्लान पोलराइज्ड लाइट को लेफ़्ट पे रोटेट किया है, राइट पे रोटेट किया है और कितने डिग्री एंगल पे रोटेट किया है। अगर लेफ़्ट पे रोटेट किया तो कितने डिग्री एंगल रोटेट किया, राइट पे रोटेट किया तो कितना डिग्री एंगल जो है वो रोटेट किया। ये हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है। तो जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, यानी कि जो राइट साइड पे रोटेट करता है, उसको हम प्लस साइन से पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और जो लेफ़्ट पे रोटेट करेगा उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्लूकोज जो होता है दैट इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसका मतलब है कि ये प्लान पोलराइज्ड लाइट को राइट पे रोटेट करेगा और जो फ्रुक्टोज है वो किस टू द लेफ़्ट रोटेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, लीवर रोटेटरी। यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है स्पेसिफिक, अच्छा इसमें एक चीज़ आ जाती है रोटेशन में कि कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं वो अगर फॉर एग्जांपल रेज़मिक मिक्सचर है, तो रेज़मिक मिक्सचर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हाफ कंपाउंड जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेते हैं और हाफ कंपाउंड जो होता है वो लीवर रोटेटरी लेते हैं। तो उसके अंदर जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है या रोटेशन जो होती है वो 0 डिग्री होती है। उसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि 50% अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, 50% लीवर रोटेटरी, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी उसको राइट पे मूव करेगा, लीवर रोटेटरी लेफ्ट, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो एज अ रिजल्ट नो रोटेशन। कुछ हमारे पास जो है वो मीज़ो कंपाउंड्स होते हैं। तो मीज़ो कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कि वो कंपाउंड जिनके अंदर दोनों हाफ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो कंपाउंड्स जिनका हाफ पार्ट जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और हाफ पार्ट जो होता है वो लीवर रोटेटरी होता है। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो भी ऑप्टिकल मतलब कि एक्चुअली वो कर तो रहे होते हैं, लेकिन आगे जाके जो प्लान पोलराइज लाइट होती है वो रोटेट नहीं होती, क्योंकि 50% जब जो है वो उसको डेक्स्ट्रो मतलब राइट पे रोटेट करेंगे, 50 लेफ़्ट पे, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, एज अ रिज़ल्ट 0 डिग्री रोटेशन होगी। तो ये जो मीज़ो कंपाउंड होते हैं उनकी जो कंपनसेशन होती है उसको हम कहते हैं इंटरनल कंपनसेशन, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवर रोटेटरी जो होते हैं इनको हम कहते हैं रेज़मिक मिक्सचर। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि अगर कोई ऐसा मोनोसेक्राइड है जिसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है, अगर कोई ऐसा कंपाउंड हम ले रहे हैं जिसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है, तो वो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अब अगर हम ग्लूकोज की एग्जांपल लें, तो ग्लूकोज जो है उसकी जो रोटेशन है दैट इज़ +52.7 डिग्री, यानी कि जो डी ग्लूकोज होता है उसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है दैट इज़ +52.7 डिग्री, और जो एल ग्लूकोज होता है उसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है दैट इज़ -52.7 डिग्री। अब एक बात यहाँ पे और याद रखने वाली है कि ज़रूरी नहीं है कि डी ग्लूकोज जो होगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही होगा, ये और एल ग्लूकोज जो होगा वो लीवर रोटेटरी ही होगा। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई डी वाला मोनोसेक्राइड है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। डी हम ऑन किस बेसिस पे नाम दे रहे होते हैं, डी हम ऑन द बेसिस ऑफ इनेंशियोमर्स हम कह रहे होते हैं कि डी मतलब डी जो हम नाम दे रहे होते हैं वो इनेंशियोमर्स की बेसिस पे दे रहे होते हैं कि डी हम जो नाम देते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देते हैं कि पेन अल्टीमेट कार्बन एटम के राउंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अटैच है वो लेफ़्ट पे है या राइट पे है, उसकी बेसिस पे। अगर वो राइट पे होगा तो हम उसे डी कहेंगे और अगर लेफ़्ट पे है तो हम उसे लीवो कहेंगे। तो वो डी और एल नाम हम उसको देते हैं, उसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसीलिए जो डी फॉर्म होती है
वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकती है, लीवो रोटेटरी भी हो सकती है, तो ये चीज़ें कंफ्यूज नहीं करनी है। उसके बाद आ जाता है पायरानोज एंड फ्यूरानोज फॉर्म। अब होता ये है कि जब हम जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो या तो उनकी पायरानोज रिंग बनती है। पायरानोज इस तरह की 6 साइडेड रिंग होती है जिसमें 5 कार्बन आइटम विद इन द रिंग होते हैं और 6 कार्बन आइटम, फॉर एग्जांपल हम हेक्सोस की बात कर रहे हैं तो 6 कार्बन आइटम जो होता है दैट इज़ आउटसाइड द रिंग। तो बेसिकली ज़्यादा हेक्सोसिस के अंदर जो है ये रिंग बनती है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर बनता है वो फ्यूरानोज बनता है। फ्यूरानोज 5 साइडेड रिंग होती है और इसके अंदर जो है 4 कार्बन आइटम जो होते हैं विद इन द रिंग होते हैं और 2 कार्बन आइटम जो होते हैं वो आउटसाइड द रिंग होते हैं। तो ग्लूकोज की जो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है, यानी कि ग्लूकोज ज़्यादा जो है वो पायरानोज फॉर्म बनाता है और फ्यूरानोज फॉर्म उसकी रेयर होती है। यानी कि जब हम ग्लूकोज को डिज़ोल्व करेंगे तो फॉर एग्जांपल ज़्यादा परसेंट जो ग्लूकोज लीनियर जो हम लोगों ने ग्लूकोज वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया उसमें से मैक्सिमम अमाउंट जो है वो पायरानोज स्ट्रक्चर बनाएगी और कुछ परसेंट जो है वो क्या बनाएगा, फ्यूरानोज फॉर्म बनाएगा। तो अब पायरानोज का भी हमें आगे पता है कि अगर इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो नीचे होगा अराउंड एनोमेरिक कार्बन एटम, जो कि हमने एनोमर्स में देखा था। तो अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो डाउनवर्ड है तो हम उसको अल्फ़ा नाम दिया था। हम अराउंड अगर एनोमेरिक कार्बन एटम देखें, और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अपवर्ड है तो उसको हमने बीटा नाम दिया था। इसी तरह अल्फ़ा, इसको हमने अल्फ़ा डी ग्लूकोज या इसको ग्लूकोपायरानोज रिंग कहते हैं, ठीक है। और बीटा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोपायरानोज भी इसको कह सकते हैं क्योंकि पायरानोज रिंग बना रहा है। और दूसरा जो ये जो था इसको हमने अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज कहा है क्योंकि ये क्या बना रहा है, पायरानोज रिंग बना रहा है। तो इसी तरह ये अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज जो है इसकी एक दूसरी फॉर्म होगी बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, जिसका OH ग्रुप जो है वो नीचे होगा और H ग्रुप जो है वो ऊपर होगा। ये पायरानोज और फ्यूरानोज रिंग्स आ जाती हैं, इस तरह जो बनती हैं। उसके बाद जो एक फॉर्म्स आती हैं उसमें चेयर एंड बोर्ड फॉर्म आती है। और इसमें बस इतना याद रखना है कि चेयर फॉर्म जो होती है दैट इज़ मोर स्टेबल देन बोर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था पायरानोज फॉर्म और फ्यूरानोज फॉर्म इन केस ऑफ एल्डोहेक्सोज या ग्लूकोज के केस में जो पायरानोज फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू द फ्यूरानोज फॉर्म। तो इसी तरह चेयर फॉर्म जो होती है हेक्सोसिस की वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू द बोर्ड फॉर्म। अब इसके बाद हमारी एक चीज़ रह गई है डिस्कस करने वाली, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम वैन हॉफ्स लॉ लगाते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स। और उसका क्या है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर इज इक्वल टू 2 raised to the power n। अब अगर हम ग्लूकोज की एग्जांपल लें तो ग्लूकोज के जो आइसोमर्स हैं वो ये हैं एलोज, अल्ट्रोज, ग्लूकोज, आइडोज, गैलेक्टोज, मैनोज एंड टेलोज, ग्यूलोज। ये 8 हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 है, ठीक है। तो अब अगर हम वेंट हॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंगली देखें तो ग्लूकोज के पास हम n किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो ग्लूकोज के पास 4 या हेक्सोसिस के पास जो है वो 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ग्लूकोज की 16 आइसोमर्स जो है वो बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कितने बन रहे हैं, 8। तो अब 16 कैसे होंगे, अब एलोज है तो एलोज का जो है एक डी फॉर्म होगी और एक एल फॉर्म होगी। इसी तरह एल्ट्रोज की भी एक डी फॉर्म होगी, एक एल फॉर्म होगी। तो इन सब की डी फॉर्म और एल फॉर्म होंगी। तो जब डी फॉर्म और एल फॉर्म होंगे तो ये टोटल यहाँ पे 8 थे तो ये कितने हो जाएंगे, 16। अब एक और चीज़ क्या थी कि हमने कहा था कि जब हम स्ट्रेट चेन मोनोसेक्राइड को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर ये डी, हमने कहा ये भी डिस्कस किया था कि डी फॉर्म की अपनी एक अल्फ़ा फॉर्म होगी और बीटा फॉर्म होगी, और अल्फ़ा की भी इसी तरह एक एल जो होगी फॉर्म उसकी भी एक अल्फ़ा फॉर्म होगी और एक बीटा फॉर्म होगी। तो
अब इसकी डी एलोज की एक अल्फ़ा फॉर्म बीटा फॉर्म होगी, एल एलोज की भी एक अल्फ़ा फॉर्म बीटा फॉर्म होगी, एल्ट्रोज जो है डी एल्ट्रोज की भी एक अल्फ़ा फॉर्म एक बीटा फॉर्म होगी, इसी तरह एल एल्ट्रोज की भी अल्फ़ा फॉर्म बीटा फॉर्म होगी। तो इस तरह टोटल कितने आइसोमर्स हो जाएंगे? 32। ठीक है। सो होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।